नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर्स। इस सेशन में हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की संपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसको कौन सा देश आयोजित करेगा वो हम बताएंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है और इसका क्या महत्व है वो हम इस सेशन में एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। हम चलिए शुरू कर देते हैं आज के क्लास को। और ये क्लास आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए उपयोगी रहेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑन जनवरी 14। 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस राज्य से शुरू की गई है? ये ऑप्शन है आपके सामने, मणिपुर, नागालैंड, केरल या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। किसके लीडरशिप में? राहुल गांधी के लीडरशिप में। देखिए, राहुल गांधी लीड भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिगन्स ऑन जनवरी 14 फ्रॉम इम्फाल। इम्फाल है मणिपुर की कैपिटल। इम्फाल है इम्फाल है मणिपुर की कैपिटल, जहां से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू किया गया है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 स्टेट से होकर गुजरेगा और राहुल गांधी ने इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच बताया है। 15 स्टेट से होकर गुजरेगा, ये आप मैप में देख सकते हैं। कोहिमा, यहाँ पे ये मणिपुर है, यहाँ से स्टार्ट होके एंड होगा मुंबई में जाके, महाराष्ट्र के मुंबई में जाके ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये एंड होगी। देखिए इसमें क्या क्या होगा कि ये 14 जनवरी को स्टार्ट हुई है, 66 डेज तक चलेगी। चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी जगह जगह पर रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करते हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में की थी। और इस न्याय यात्रा में 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और ये 20 मार्च को मुंबई में जाके खत्म होगी इस होने वाली ये यात्रा। और ये 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी 15 राज्यों में। ठीक है, इस दौरान ये बस से भी चलेंगे और पैदल 1713 किलोमीटर का ये कुल अप्रोक्स एरिया बताया जा रहा है। और ये मणिपुर से शुरू होकर देखिए कौन कौन से राज्य हैं। नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए लास्ट में महाराष्ट्र के मुंबई में जाके ये खत्म होगी। तो ये तो सारी डिटेल्स होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। अब अपन भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में भारत जोड़ो यात्रा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में जाके समाप्त हुई थी। श्रीनगर में ये कितने किलोमीटर की थी? ये थी 3,570 किलोमीटर तक के एरिया की थी। 145 दिनों तक ये चली थी। 12 राज्य इसमें शामिल किए गए थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 10 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा रोकी गई थी। किन राज्यों से होकर गुजरी थी? तो ये राज्य हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जाके इसको खत्म किया गया था। इसका इनका उद्देश्य क्या है ये यात्राएं करने का? इनका उद्देश्य है कि केंद्र में जो एनडीए सरकार है, इनकी वजह से देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ इन्होंने ये यात्रा शुरू की है। जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव को और अपराध के खिलाफ इनका कहना है। और तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ, लाइक ये टारगेट कर रहे हैं ईडी और सीबीआई को। यहाँ पे 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जन समर्थन हासिल करने के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए हैं, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा। तो इनका मूल उद्देश्य ये है कि इनका ये जो मेन टारगेट्स हैं इनको अचीव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल बी हॉनर्ड विद आसाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम वैभव? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। ये कौन थे? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे भारत के। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई टू रिसीव आसाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव। ये 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ये ऐसे पोस्ट पे पहुंचने वाले नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के पहले व्यक्ति थे। नॉर्थ ईस्ट में ही आसाम आता है। आसाम
नॉर्थ ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट के कोई ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इस पोजीशन पे पहुंचे थे, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए ये आसाम वैभव पुरस्कार दिया जाएगा। ये आसाम का हाईएस्ट, जैसे देश में देने के लिए भारत रत्न होता है, वैसे ही आसाम का हाईएस्ट अवार्ड है असम वैभव। देखिए, इसमें पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई असम वैभव दिया जाएगा, और हिमा दास जो एथलीट हैं उनको असम सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा। ये इस तरह के मेडल्स इस दौरान दिए जाते हैं। ये आसाम वैभव का है और वो आसाम सौरभ का मेडल है। देखिए, इसमें आसाम सौरभ अवार्ड है वो 4 लोगों को दिया गया है। इस कटिंग में आप एल्विश हजारिका और हिमा दास का नाम देख सकते हैं। और बात करें इन अवार्ड्स को, 16 जनवरी को असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने अनाउंस किए थे, और ये असम के हाईएस्ट माने जाते हैं। देखिए, हमने आपको रंजन गोगोई जी के बारे में बता दिया है। ये 46 सीजीआई ऑफ इंडिया रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट है वो सुनाया, जो फैसला सुनाया गया था वो इन्होंने ही सुनाया था। उस वक्त ये यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए आगे देखते हैं, आसाम सौरभ अवार्ड किनको दिया गया है। तो हिमा दास जो एथलीट है, डॉक्टर किशन चंद नौरियाल जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, एलविश अली हजारिका स्विमिंग से रिलेटेड है, और नदीराम द्विवेदी ये तीवा डांस से रिलेटेड है। इनको आसाम सौरभ अवार्ड दिया गया है। और आसाम गौरव अवार्ड भी होता है, उसमें 17 पर्सनैलिटीज को इंक्लूड किया गया है आसाम गौरव अवार्ड में। ये नाम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो पीछे बताए हैं मैंने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पर आप आसाम के हैं तो ये 17 पर्सनैलिटीज के जो नाम है और वो किस फील्ड से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विंस टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन नीदरलैंड। तो टाटा स्टील टूर्नामेंट हुआ था नीदरलैंड में, उसको किसने जीता है? इसका राइट आंसर है आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ये तमिलनाडु के हैं, ये तमिलनाडु से हैं, और इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, ये टूर्नामेंट जीतते ही इनकी जो पूरे दुनिया भर में एक फीडे रेटिंग दी जाती है, जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन है। तो भारत के अब तक सबसे बेस्ट खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बने हुए थे। जो विश्वनाथन आनंद है वो कई सालों से भारत के बेस्ट चेस प्लेयर बने हुए थे, पर उनको पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यही रमेश बाबू प्रज्ञानंद, यानी कि आर प्रज्ञानंद। इसी टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस रेडी होते हैं कि आर प्रज्ञानंद जो है वो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए फीडे रेटिंग में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। फीडे रेटिंग दी जाती है, फीडे रेटिंग कैसे दी गई थी मैं आपको बताती हूँ। जो फीडे रेटिंग है, देखिए फीडे लाइव रेटिंग्स दी जाती हैं। इसमें जो विश्वनाथन आनंद है उनकी रेटिंग तो है 2748, उनकी रेटिंग तो थी 2748, पर आर प्रज्ञानंद जो है उन्होंने हासिल की 2748.3 रेटिंग, तो इसलिए इनकी ज्यादा हो गई, और इसलिए ये भारत के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 को जीतते ही। चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं। ये जो टाटा स्टील टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज हुई थी नीदरलैंड्स में, और 16 जनवरी को यह टाटा स्टील टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्होंने किसको हराया था? डिंग लिरिन को, जो चाइना के चेस चैंपियन हैं, उनको इन्होंने हराया था इस टूर्नामेंट में। ये 18 ईयर ओल्ड है, और ये सेकंड ऐसे इंडियन प्लेयर हैं आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू डिफीट द डिफेंडिंग चैंपियन इन फाइनल्स। और इसके बारे में हम और जानते हैं, इनके बारे में इन्होंने फर्स्ट ग्रैंड मास्टर नॉर्म वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो नवंबर 2017 में हुआ था उसमें हासिल किया था। 2016 में प्रज्ञानंदा जो है वो यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे 10 साल की उम्र में। 10 इयर्स 10 मंथ्स और 19 डेज के जब ये थे, उस टाइम ये यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे, और ये 5th ऐसे यंगेस्ट पर्सन है जो जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया है, ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया है। और आपको पता होगा कि पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था चेस का, जिसमें ये फाइनल में हार गए थे। तो ऐसे पहले व्यक्ति हैं विश्वनाथन आनंद के बाद जो फाइनल में पहुंचे थे, ठीक है, जिसमें ये फिर हार गए थे वर्ल्ड कप फाइनल में, और ये फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हालांकि अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब ये
जो ग्लोबल पीस समिट है ये ऑर्गेनाइज होगी, पर डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। पर इसको आयोजित करेगा स्विट्जरलैंड, ऐसा स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि स्विट्जरलैंड टू होस्ट यूक्रेन पीस समिट एट जेलेंस्की रिक्वेस्ट। ये जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। At the request of Ukrainian President, Switzerland has agreed to host a summit on the peace formula. जो पीस फॉर्मूला रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए जो पीस फॉर्मूला बताया गया है, 20 पॉइंट्स का एक पीस फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करने के लिए ये पीस समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है। बात करें कि स्विट्जरलैंड और यूक्रेन कहाँ है मैप में, तो ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे इसकी कैपिटल है बर्न। ये स्विट्जरलैंड है, ये रहा यूक्रेन और ये रहा रूस। रूस ने यूक्रेन के क्षेत्रों पे आक्रमण कर रखा है, जिस आक्रमण को खत्म करवाने के लिए स्विट्जरलैंड में ग्लोबल पीस समिट ऑर्गेनाइज की जाने की बात है। इसमें होगा क्या? इस शिखर सम्मेलन में रूस के आक्रमण को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए विश्व के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा और एक बैठक होगी। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और अभी 24 फरवरी 2024 को इसको 2 साल हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों देशों के बीच अभी तक इसका संघर्ष जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनके अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने इसको मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ whom has the Maharashtra government signed an agreement for the state's first green ammonia plant? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स। आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बात करें तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो गए थे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो समिट चल रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहां पे ये गए थे। वहीं पे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आमंत्रित किए गए थे। वहीं पे ही आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट्स के जो एमडी और सीईओ थे वो वहां पे मिले थे और वहीं पर इसका जो एमओयू है वो साइन हुआ था। ये जो सारा एमओयू है, जो एग्रीमेंट है, वो 3 से 5 साल के अंदर कमीशन होगा, यानी कि 3 से 5 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। इसमें क्या होगा कि $3 बिलियन की लागत से एक ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाया जाएगा, जिसमें 5 लाख मिलियन मेट्रिक टन पर एनम अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बनाई जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम और ये आयोनेक्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे इस प्लांट में। 4 से 5 साल, 3 से 5 साल लगेंगे और इसमें ये अमोनिया, इतनी अमोनिया रिलीज बनाई जाएगी 5 लाख मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, यानी कि पर एनम यानी कि हर साल उतनी कैपेसिटी की ग्रीन अमोनिया गैस बनाई जाएगी। और ये राज्य का यानी कि महाराष्ट्र का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स कंपनी है क्या। ये आयोनक्स एयर प्रोडक्ट्स कंपनी बेसिकली हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, 1963 में ये स्थापित हो चुकी है और ये अमोनिया और एयर प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बनाने का काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली 19th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट बिगन एट वेयर? हाल ही में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये शिखर सम्मेलन हुआ था युगांडा में। युगांडा में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस नाम समिट को रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से और ये 19वीं समिट है नाम की, नॉन अलाइन मूवमेंट की ये 19th समिट है। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था जयशंकर ने और ये युगांडा में हुई थी। युगांडा एक अफ्रीकी देश है। चलिए आगे देखिए कि इसमें हुआ क्या था। इसकी जो ये समिट है 19th नाम समिट, इसकी थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। इसका मतलब है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को सभी देशों के बीच और गहरा करना, इसकी थीम थी। ये युगांडा की जगह है कंपाला, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी 19 और 20 जनवरी को। 2 दिन की होती है ये, 19 और 20 जनवरी को ये आयोजित की गई थी। चलिए आगे इसमें यहाँ पे हुआ क्या था कि जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं उन्होंने मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की थी और उन्होंने बोला कि मैंने उनके साथ जो हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं उनको सही करने के लिए बातचीत की है। आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट देखने को मिलता है। मालदीव हमारे देश की सेना को क्या अपने देश से बाहर निकाल पाता है? 15 मार्च तक जो डेडलाइन दी गई है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी यहाँ पे मिलके। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो ये है क्या बेसिकली,
जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो पंच भारत के जो पंचशील सिद्धांत है उनके बेस पे 1961 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था। और इस नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था जो कॉन्सेप्ट था वो 1955 की एक समिट कॉन्फ्रेंस थी, एशिया अफ्रीका बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, जो इंडोनेशिया में हुई थी। वहां पे इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिनेशन हुआ था। पहली नाम समिट कब हुई थी? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी, 1961 में हुई थी, जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल थे? जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, क्वामे निक्रुमा ऑफ गाना और गमाल अब्दुल नशीर ऑफ इजिप्ट और सुकर्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस वक्त, वो इस कॉन्फ्रेंस में उसमें शामिल हुए थे उस वक्त। और नाम में अभी फिलहाल 120 स्टेट्स हैं, 120 यानी 120 देश इसमें शामिल हैं, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 60% काउंट करता है। और ये 18 नाम समिट हुई थी बाकू अजरबैजान में, और जो कि 2019 में हुई थी 18 नाम समिट। और अभी ये फिलहाल कौन कर रहा है? युगांडा में हो रही है। अभी ये युगांडा में 19th नाम समिट हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2024 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट इज बीइंग हेल्ड एट वेयर? एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल है, एक तरह से तेलंगाना की सिटी है हैदराबाद, वहां पे इसको आयोजित किया जा रहा है। एशियाज प्रीमियर एविएशन इवेंट इन इंडस्ट्री ग्रोथ ग्लोबल रिकॉग्निशन, भारत को ग्लोबल रिकॉग्निशन और इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए इस जो विंग्स इंडिया 2024 है इसका आयोजन किया गया है। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने इसको होस्ट किया है और जिन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। ये एक 4 दिन का इवेंट है जिसमें एग्जीबिशंस होंगे, फ्लाइट्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स होंगी, जहाँ पे नए नए प्लेन्स को जो भारत में शामिल करने के लिए मीटिंग्स की जाएंगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत को ऑफर देंगे कि हम आपको इतने प्लेन्स इस आधार पर देंगे। इसकी थीम क्या है? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047 इसकी थीम रखी गई है। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट इसको कहा जाता है और ये 18 से 21 जनवरी 2024 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद का एयरपोर्ट है बेगमपेट एयरपोर्ट, जहां पे इसको आयोजित किया गया था 18 से 21 जनवरी। इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। इसमें एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए जाएंगे बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर, और इसके साथ शामिल था फिक्की ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल था। ये 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है विंग्स इंडिया। अभी 2024 में हुआ, इससे पहले 2022 में हुआ था। इसको इनॉग्रेट किया था 18 जनवरी को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये 8th एडिशन था इसका। देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि जो भारत है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन मार्केट है, और हमारा टारगेट है कि हम जल्द ही 2nd एविएशन मार्केट बनेंगे। ये टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसमें कहा गया था। आगे चलिए बढ़ते हैं। वेयर वॉज द इनोग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेल्ड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ इनोग्रेशन किया गया है? इसका इनोग्रेशन किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। कब किया था? 19 जनवरी को इसका इनोग्रेशन किया था, और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि किसी के साथ भेदभाव, सोशली किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसका ये प्रतीक माना जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। इसलिए ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, इसको मिस्टर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की जगह है विजयवाड़ा, वहां पे इसको बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह की दिखती है, इसका आसपास का एरिया भी दिखाया गया है, और डॉक्टर भीमराव जी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक इंडिया की पुस्तक भी रखी गई है इस मूर्ति में। आगे इसमें इसकी खासियत क्या है कि ये 200 टोटली पूरी तरह से ये अपना नीचे का बेस मिला के 206 फीट की है,
और सिर्फ मूर्ति को देखें तो 125 फीट की मूर्ति है ये, ठीक है। और इसका जो साइड का एरिया है वो 81 फीट है, और मूर्ति को 18.81 एकड़ के एक परिसर में स्थापित किया गया है। 18.81 एकड़ का परिसर है, इसमें 404.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और इसमें 400 टन स्टील लगा है। 400 टन स्टील इसमें लगा है। ये इसकी कुछ खासियतें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, ये जो इससे पहले तेलंगाना में स्थित अम्बेडकर की 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी, और आंध्र प्रदेश में है कितनी बड़ी? 125 206 फीट, 206 फीट अब सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बात करें कि भारत से बाहर कहाँ पे है स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है उसको, जो कि अमेरिका में पिछले साल अक्टूबर 15 यानी कि अक्टूबर 2023 में स्थापित की गई थी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में की गई थी, जिसको स्टेचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ये 19 फीट ऊंची है। ये भारत के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति वॉशिंगटन में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 19 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बोइंग स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एट वेयर। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बोइंग के अत्याधुनिक वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन इन्होंने बेंगलोर में किया था, बेंगलुरु में इसका इनोग्रेशन किया था। ये बोइंग बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग यूएस की कंपनी है, और यूएस के बाहर इतना बड़ा कैंपस स्थापित करने वाली अभी ये कंपनी बनी है। पहली बार यूएस के बाहर इतना बड़ा कोई कैंपस बोइंग ने स्थापित किया है। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है? BIETC, जो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। 16 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं। 43 एकड़ का कैंपस है टोटल। यहाँ पे भारत के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, नए नए स्टार्टअप्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स बनाने के लिए यहाँ पे बोइंग ने ये स्थापित किया है। बोइंग अब अपने भारत के लिए एयरक्राफ्ट भी यहीं पर ही बनाएगा। देखिए, ये ऐसा एयरक्राफ्ट, ऐसा कैंपस है। देखिए, यहाँ पे मोदी जी ने एक क्या बोलते हैं, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरुआत की थी। बोइंग सुकन्या, आपको पता होगा कि भारत में बेटियों के लिए सुकन्या योजना चलती है, जिसमें आप अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपने बच्चे के लिए कोई भी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा के बच्चे के नाम पे हर महीने एक राशि जमा करवाते हैं, जो कि आप 18 या 21 साल बाद अपने बच्चे की शादी या फिर अपने बच्चे के फ्यूचर पढ़ाई के लिए आप वो पैसा स्टोर करते हैं, वो आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। उसको सुकन्या योजना कहा जाता है। इसी के बेस पे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका मकसद है कि देश के बढ़ते एविएशन इंडस्ट्री में लड़कियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम बोइंग सुकन्या कार्यक्रम इन्होंने मोदी जी ने इसका ऐलान किया है। इस सेंटर से एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, और यहाँ पे लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। ये खास बात है यहाँ की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनोग्रेट्स 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स एट वेयर। पीएम मोदी ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। पीएम मोदी ने इनको इनोग्रेट किया था। हर साल पीएम मोदी ही जब से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत हुई है, तब से पीएम मोदी ही इनोग्रेट करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया है, तो तमिलनाडु के ये मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। ये हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि इस इनोग्रेशन में शामिल थे। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये 19 से 31 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 5500 से अधिक एथलीट और 26 तरह के खेल यहाँ पे खेले जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले टीम को सबसे बेस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और ये छठा संस्करण है। बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? पहली बात तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं होता था पहले, ये होता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इनका नाम चेंज किया गया था, फिर इसको यूथ गेम्स किया गया। पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2019 में किए गए थे पुणे में, 2020 में गुवाहाटी, 2021 में पंचकुला और 2022 में भोपाल में किया गया था। और अभी 2023 के जो खेल हैं वो चेन्नई में किए जा रहे हैं। 2024 में हो रहे हैं, पर नाम दिया गया है 2023, क्योंकि जनवरी में आयोजित किए जा रहे हैं, और ये हर साल जनवरी में ही आयोजित किए जाते हैं। और अभी ये 2023 के नाम से जाने जाते हैं। पिछले साल के नाम पर इनको आयोजित किया जाता है जनवरी, हर महीने जनवरी में।
उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।